नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राही कहानी। राही कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें देशभक्ति के साथ साथ गरीबों के कष्ट को सबसे बड़ा सेवा बताया गया है। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में होता है और सुभद्रा कुमारी का जन्म जो होता है वो 1904 ईस्वी में होता है। इसका जो मुख्य विषय रहता है उसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया कि गरीबों की पीड़ा का कैसे उसको चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, इससे गरीबी के कारण। राही कहानी से सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। भूख के लिए चोरी करने के लिए मजबूरी का प्रकाश डाला गया है ना। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। वो कहती हैं गरीब के लिए कष्ट निवारण ही सच्ची देशभक्ति माना है इस कहानी के माध्यम से। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग किया गया है। मतलब कमाने वाला गलत तरीके से अंधाधुंध कमा रहा है और गरीब आदमी भीख मांग रहा है, चोरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। इनकी कहानियों में अगर हम देखें तो इसमें आएगा बिखरे मोती 1932 में जो कहानी संग्रह है। बिखरे मोती 1932 में, उन्मादनी 1934 में। उन्मादनी कब होता है? 1934 में। सीधे साधे चित्र 1947 में। और कविता संग्रह अगर देखें तो मुकुल आएगा 1930 ईस्वी में। मुकुल 1930 में, त्रिधारा 1930 में। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कहानी संग्रह और कविता संग्रह है। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें जो पात्र रहते हैं, ज़्यादा इसमें रहते हैं, दो ही पात्र इसमें दिखाई देते हैं, यह मुख्य रहते हैं, है ना। एक राही और दूसरा अनीता। अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कहता है तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी मतलब अनाज की गठरी, है ना। उन्होंने कितना नाच चुराया था? कितना नाच था? होगा 6-5 शेर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। कितना था? 5-6 शेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। ये वार्तालाप दोनों के बीच में हो रही है। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 4 आने पैसे मिल जाते। ये दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही। थोड़ा सा इसको हम लोग रेक्टेंगल कर लिए क्योंकि साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी, अब साफ साफ दिखाई देने लगी है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि कितनी चुराई थी उन्होंने? 5-6 शेर चुराई थी। तो उन्होंने कहता है कि आप इतनी कम चोरी की और साल भर का सजा हो गया तुमको, फिर चोरी करने का क्या जरूरत है? दिनचर्या मतलब मजदूरी भी करती तो इससे भी ज़्यादा कमा लेती। तो इससे आगे कहता है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमें मजदूरी नहीं मिलती है, हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते हैं और खाते, और भीख ना मिले तो, है ना। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये मंगरोरी जाति का है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कहानी में मंगरोरी जाति का वर्णन किया गया है। तो राही कहानी में मंगरोरी जाति का वर्णन किया गया है। तो चोरी करते हैं, मतलब अगर कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, है ना। बाजार में बहुत देर तक मांगी, बोझा ढोने के लिए टोकरा भी लेकर बैठी रही, पर कुछ ना मिला। मतलब उसको ना काम मिला, ना चोरी करने का, मतलब ये भीख मांगने का कोई दिया।
सामने किसका बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने धर पकड़ लिया, है ना। मतलब जैसे ही चोरी करने के लिए वो आगे निकली थी और जैसे ही उठाया वैसे ही उसको पुलिस पकड़ ली। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है बातें से मजिस्ट्रेट तक कम सजा होती। उसको ये समझाया जा रहा है। तो कहती है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बात सच है। आजकल की ऐसी ऐसी शासन व्यवस्था हो गई कि गरीब जहाँ है आपका कोई माँ बाप नहीं रहता है, कोई समझने वाला नहीं है। आप अपना दुखड़ा सुनाते रहिए, वो सामने वाला हंसते रहेगा। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने ना सुनी। ये राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है, अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए, बोली, वह इनका बाप मर गया सरकार। मतलब इनका बाप अगर रहता था क्या मुझे ये इतना नौबत आती चोरी करने के लिए, भीख मांगने के लिए? जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो ये गरीबी की काफ़ी दुर्दांत स्थिति को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो तेरे बच्चों के बाप भी जेल में ही मरा, वह जेल क्यों आया था? अनीता ने प्रश्न किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे प्रश्न कौन करता है? उसी तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया गया था। ये राही तो कुछ कसूर भी की थी, लेकिन उसके पति जो है बिना कसूर के पुलिस पकड़ ली थी और लास्ट में उनको मार कर उसको अस्पताल में डाल करके वहीं से उनका देहांत हो गया था। सरकार, राही ने कहा, सरकार ताड़ी पीने गया था। मतलब उनका पति जो है ताड़ी पीने गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले में झगड़ा हो गया था। मतलब देखिए, घर वाला मतलब ये बदला लेने के लिए ऐसा कर दिया। उसी का बदला उसने लिया, 109 रुपये में चालान करके साल भर की सजा दिला दी। वह मर गया। कितने का चालान कटवाया था? 104 रुपये की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी 109 रुपये की। कितनी? 109 रुपये की चालान उन्होंने कटवाई थे और उसी में उनका देहांत हो जाता है। किनका? राही के घर वाला का। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ अच्छा जा अपना काम कर राही चली जाती है। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। कहाँ सत्याग्रह करके? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले उसे बी क्लास दिया था, इम्पोर्टेंट है। अनीता को कौन सा क्लास दिया था? बी क्लास दिया था। फिर उसने घर वालों पर पढ़ा लिखा करके उसे ए क्लास करवा लिया, इम्पोर्टेंट है। पहले बी क्लास था, फिर ए क्लास था, ये स्टैंडर्ड है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था? सोच रही थी कि देश की दृढ़ता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। मतलब बोल रहा है कि इतनी गरीबियों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या कोई उपाय नहीं है? हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार मिलना चाहिए, है ही। मतलब लोकतांत्रिक देश है तो सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं, कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी तक कर लेते हैं। उसके बाद विचार की अदूरदर्शिता के कारण या सरकार वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। कहाँ? जेल भेज दी जाती हैं। उनके भूखे बच्चे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी जो केवल आकर सचमुच जेल की जीवन कष्ट को उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। मतलब कि हाँ, हम मतलब ये अपने में एक आत्मा कथा कर रही है। कौन? अनीता। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है। मतलब जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड रहता है उसके हिसाब से उसका बर्ताव किया जाता है। ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, है ना, बी ब्लॉक, उसके हिसाब से सबके बीच में बर्ताव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। फिर भी हमें संतोष नहीं होता। जेल आकर ए ब्लॉक बी ब्लॉक के लिए झगड़ते रहते हैं। जेल आकर ही हम लोग को बड़ा त्याग देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमानी से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है।
यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। मतलब जेल यात्रा उनके लिए गर्व की बात हो जाती है और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। मतलब जैसे ही सरकार बदल जाती है तो फिर हम मिनिस्टर से लेके अच्छा से अच्छा संस्थानिक संस्थाओं के एक मेंबर या फिर मेन आदमी हो जाते हैं। ये सब अनीता अपने आप में क्या कर रही थी, बात कर रही थी। अनीता सोच रही थी कि कल तक खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात में कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस भक्त बन गए। मतलब पहले एक ऐसे आदमी हुआ करते हैं, जब सत्ता में आदमी नहीं रहता है तो उसका कुछ भी अनुपालन नहीं होता है, कुछ भी उसका अनुसरण नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस इसमें सत्ता में आ जाती है तो सब उसके क्या हो जाते हैं, मतलब एकदम दीवाने हो जाते हैं या उसके ऊपर सटने लगते हैं। यहाँ तक कि जेल भी दिखाई पड़ने लगते हैं। मतलब हाँ कि हम कांग्रेस के भक्त हैं, देश को सेवा करने के लिए कारण हम यहाँ पर जेल आए हैं, है ना। वास्तव में यह देशभक्ति या सत्ता शक्ति है। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ है। मतलब इतना विचार कर रही है कि उनका खत्म ही नहीं हो रहा है। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे जैसे भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। बोल रहे कि ये कैसी दुर्दशा है। अनीता की विचारवली अनीता को ही खाए जा रही थी। मतलब खुद में बातें कर रही थी, खुद में सोच रही थी, खुद ही उसका सलूशन खोजने का कोशिश कर रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हो रही है और साथ ही साथ आत्म अनुभूति भी। मतलब ये सब जो हो रही है खुद पर ये लज्जा महसूस हो रही है, मजाक लग रहा है कि सच में हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देश के नाम पर हम जेल आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे ऐसे गरीबों की सजा हो जाती है जहाँ उन्होंने कुछ गलती की ही नहीं होती है। अन्यथा की आत्म बोल उठी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों को कष्ट निवारण में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतान है। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों के यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, कुछ भी अगर हम सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके तो सचमुच हमने बहुत अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। कहाँ है? देहातों में, मतलब गाँव में। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं। मतलब जो किसान की दुर्दशा है उसके हिसाब से हम कुछ कुछ जानते हैं कि गांव की स्थिति कैसी होती है। पर इन गरीबों के पास ना घर होता है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही पुत्र पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा दे दिया जाता है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की कल्पना ही नहीं कर सकते। मतलब उनके दिमाग में यह मानसिकता में ऐसे डाल दी जाती है कि आपका जो जाति है वही आप काम कीजिए, क्या उसके आदर आप नहीं काम कर सकते हैं। तो ये उनकी मानसिकता पर डाल दिया जाता है, दिमाग पर खोपड़ी पर रखा दिया जाता है। आज ये डेरा डाल के रहे हैं तो कल दूसरी जगह चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल चले गए। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? क्या जीवन जीने का यही तरीका है? ये खुद अपने आप से बात कर रही है। कौन? अनीता। लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं है तो विचारदर्श की उच्च सतह के टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है ना। मतलब अगर ऐसा नहीं है तो क्या हमारे देश में ये इन बड़े बड़े महापुरुषों का ये जरूरत है, आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। इतिहास, ज्ञान, दर्शन, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। सही बात है। संसार की मरीचिका की हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाले कुछ महान आत्माओं को छोड़कर सारा जान समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, कर्तव्य वर्तव्य का कोई ध्यान नहीं रहता है। सत्य असत्य की कोई समझ नहीं। अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतिता मानवता को जीवन देने की अपेक्षा भी नहीं महत्वपूर्ण पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कारण ही साधन जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्यग्राही या
प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति के या मापदंड क्यों ना बने, ये अपने आप में बात कर ली है कि नियम कैसे होना चाहिए, कानून कैसे होना चाहिए, देशभक्ति की ये एक जो बेस्ट रीड बननी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए। अनिता दिन भर इन्हीं विचारों पर डूबी रही। शाम को वह भी इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर इन्हीं मंगरौरी गांव के लोगों पर पहुंच गई। वह उसने यह एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। देखिए, जो हम सोचते हैं विचारते हैं वही हमारे दिलो दिमाग में आता है। तो उनके अनिता के दिमाग में भी ऐसे ही बातें निकल कर सामने आई। यह सपना देखिए। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं, रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई देती है और देश में क्या कहा हो रहा है यह सरल भाषा में समझा जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामीण हो चले हैं। मतलब जो पहले भीख मांगते थे, चोरी करते थे, अब वो उनको क्या सूत काटते हैं, सूत बनाते हैं, अपने इज्जत से खाते हैं, बनाते हैं, रहते हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। जो कहीं रोड में भटक रहे होते हैं तो अब क्या करते हैं, उनके लिए छोटा सा सुंदर सा घर बना हुआ है, जो वहीं पर वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद ना खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयारी हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं, है ना। मतलब जो अनीता है उनका अब छुट्टी होने वाला है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। तो मतलब ये अपने जो सोच विचार की थी, जो सपना देखी थी, उन्होंने उसको सुदृढ़ करने के लिए अब सोच ली है। अब वह वहाँ घर से मतलब जेल से घर की ओर चल दी। तो ये था कहानी छोटी सी हम सभी के बीच में, लेकिन बहुत ही मार्मिक और दिल को दहला देने वाली कहानी है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से के साथ साथ हमारे जीवन को भी एक बेहतर जीवन जीने और एक दूसरे को मदद करने की मनोभावना इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही हम और भी बेहतर वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।